हेलो, वेलकम इन के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव। तो इस वीडियो में हम जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी जो इसका इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। जहां पे मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि भाई सेट क्या होता है, कैसे पता लगेगा कि कोई कलेक्शन सेट है, कैसे पता लगेगा कोई कलेक्शन सेट नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने पिछली वीडियो बहुत अच्छे से देखी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इनमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं है ये हमें बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो देखो, हल्का समय याद दिला दूं आपको, मैंने क्या कहा था कि जो सेट होता है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, जो भी चीज हम कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो गया। वेल डिफाइंड का ये मतलब था कि जो सेट की डेफिनेशन है या फिर जिस नियम के हिसाब से आप सेट के एलिमेंट इकट्ठा कर रहे हो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एलिमेंट नहीं आने चाहिए सेम डेफिनेशन से, सबके लिए सेट के एलिमेंट सेम ही रहने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसमें क्या बोला गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अगर आपको मान लो यहां पर उन सभी मंथ्स का एक कलेक्शन बनाना है जो जे से शुरू होते हैं, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा ना भाई। जे से कौन आएगा, जनवरी, ठीक है। उसके बाद जून, फिर जुलाई, ठीक है। तो जनवरी जून जुलाई यही तो 3 एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में मान लो मैं सेट को कैपिटल ए नाम देता हूं, ठीक है। तो अब दुनिया में आप किसी भी इंसान से पूछो, ठीक है, कि भाई उन मंथ्स के नाम बताओ जो लेटर जे से शुरू होते हैं, तो वो इन तीनों के अलावा कुछ और थोड़ी लिख देगा, वो यही तो लिखेगा जो जे से शुरू होते हैं। ये तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पर जो ये डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, या जो नियम दिया गया है कि भाई उन्हीं मंथ्स के नेम चुनने हैं जो जे से शुरू होते हैं, सबके लिए सेम यही एलिमेंट आएंगे। तो ये एक ऐसा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक सेट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखोगे, दिस इज अ सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड, ठीक है। बस इतना जस्टिफाई कर देना है, पहला हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, देखो दूसरे में बोला गया है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सेट नहीं है, ठीक है। जो ये सेकंड वाला हिस्सा है ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट में क्या था कि हमें उन मंथ्स के नेम का एक कलेक्शन बनाना था जो जे से शुरू होते हैं, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं थी, ठीक है ना, सबके लिए वो सेम ही रहे होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की, तो यार अलग अलग लोग अलग अलग राइटर्स को टैलेंटेड मान सकते हैं, हम उनको कुछ कह भी नहीं पाएंगे। हो सकता है मेरे लिए, ठीक है, नंबर 1 पे कोई और हो, मैं मुंशी प्रेमचंद को मानता हूँ, हो सकता है आप किसी और राइटर को मानते होंगे। तो मैं जो लिस्ट बनाऊंगा 10 मोस्ट टैलेंटेड की, हो सकता है वो आपकी लिस्ट से अलग हो, ठीक है ना। लेकिन जो मंथ्स के नेम थे उसकी लिस्ट सबकी सेम होती, तो वो सेट था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड हम किसे मानते हैं ये तो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन कभी भी सेट नहीं होगा, क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं रह जाता ना। वेल डिफाइंड का मैंने क्या बोला कि भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एलिमेंट नहीं आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग लोग अलग अलग राइटर्स को मोस्ट टैलेंटेड मान लेंगे, तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो सेट भी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में आपको सिंपल इतना लिख देना है, दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड, या फिर फॉर डिफरेंट पीपल मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहला वाला सेट है, ये सेट नहीं है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब फिर से, ठीक है, अगर आपको टीम बनाने को दी जाए कि भाई आप 11 बेस्ट बैट्समैन चुनो और आपके दोस्त को भी बोला जाए सेम चीज, तो दोनों हो सकता है अलग अलग टीम सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको हो सकता है कोई और बेस्ट लगता हो, आपके दोस्त को कोई और बेस्ट लगता हो, ठीक है। तो ये भी सेट नहीं है, सेम रीजन आएगा, ठीक है, सेम रीजन आएगा। यहाँ पे हम बोल देंगे दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज फॉर डिफरेंट पीपल बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन आर डिफरेंट, ठीक है ना। या फिर आपको अगर सिंपली ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना तो बोल देना दिस इज नॉट अ सेट बिकॉज दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, इसमें क्या है,
द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये तो सेट होगा, क्योंकि हमारी चॉइस पे डिपेंड थोड़ी करता है भाई। जो क्लास के बॉयज होंगे तो फिक्स रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी लड़के को बोल दोगे कि हमारे क्लास का लड़का नहीं है तो वो बात हो जाएगी, नहीं, ठीक है ना। वो तो आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता। जो आपके क्लास के बॉयज हैं, ठीक है, या फिर आपके स्कूल के बॉयज हैं, वो तो सबके लिए सेम ही है ना। तो ये वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये सेट है। ठीक, अगले हिस्से की बात करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब भाई नेचुरल नंबर लेस देन 100 तो सबके लिए सेम ही रहेंगे, ठीक है, सबके लिए सेम ही रहेंगे, यही तो रहेंगे। यहाँ पर अलग अलग लोग अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ी अलग अलग नंबर सेलेक्ट करेंगे। वो कहेंगे नहीं हमें तो वो वाला नेचुरल नंबर पसंद नहीं है तो हम उसको नहीं रखेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ तो सबको यही रखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 100 सबके लिए फिक्स रहेंगे यही। तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। ठीक, तो ये सेट है। क्लियर हो गया इतना। अगले हिस्से की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये भी सेट है, क्योंकि प्रेमचंद ने जो नॉवेल लिखी हैं वो लिखी हैं, किसी की चॉइस पे थोड़ा डिपेंड करता है कि भाई आपने बोल दिया किसी नॉवेल को, मान लो अगर वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है और आप बोलो नहीं लिखी है, तो आपके कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, आपकी चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो मतलब जो नॉवेल मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है उनकी आप लिस्ट बना सकते हो कि हाँ भाई इसको लिखा है, इसको नहीं लिखा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। तो इसीलिए ये वेल डिफाइंड है और ये सेट है। ठीक है, अगला जो हिस्सा है इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, सारे के सारे इवन इंटीजर्स। तो भाई इवन इंटीजर्स का भी कलेक्शन जो है वो सेट है, क्योंकि ये तो वेल डिफाइंड है ना, जो इवन होगा वो होगा, आपकी चॉइस पे थोड़ा डिपेंड करेगा। तो ये सेट है, ठीक है, आपको जस्टिफाई भी करते रहना है, ठीक है। चलो अगला हिस्सा क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा, बताओ। ठीक है, कमेंट में बता सकते हो। बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यार जो क्वेश्चन इस चैप्टर से है वो है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगला, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट डेंजरस एनिमल अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप जिसे मोस्ट डेंजरस मानते हो आपका पड़ोसी उसको मोस्ट डेंजरस ना मानता हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोग सांप को हाथ से पकड़ लेते हैं, बहुत सारे लोगों को सांप को दूर से देखने में डर लगता है, ठीक है। या फिर आप सिर्फ इंसानों की बात ना करो, ठीक है, अगर मैं बात करूं कैट की, तो कैट के लिए तो डॉग हो गया मोस्ट डेंजरस, ठीक है। अगर मैं बात करूं चूहे की, ठीक है, तो चूहे की तो कैट खुद ही मोस्ट डेंजरस हो गया। तो मतलब अलग अलग लोगों के लिए मोस्ट डेंजरस अलग है, हम सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना भाई, इतना क्लियर हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर किसी को सेट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें दिक्कत है तो इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, जो पहली वीडियो है उसको देख लेना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 11th में मैथ्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप AK स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है, मैथ्स के लिए, ठीक है, आपको एक अलग से कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए, और वो कोर्स भी NCERT के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है ना, यानी कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो चलिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि भाई ए कोई सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन या फिर एप्सिलॉन से कटा हुआ, ठीक है। इसका क्या मीनिंग था वो मैंने आपको बताया था। एप्सिलॉन का मतलब यहाँ पे हम यूज कर रहे होंगे बिलोंग्स टू की सेंस में, और इसको हम यूज कर रहे होंगे नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, या डज नॉट बिलोंग टू। अब जैसे इसका सिंपल सा ये मीनिंग था कि अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट है जैसे 5, ठीक है, जो 5 है क्या वो सेट ए के अंदर आ रहा है, हाँ, तो इसको लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। क्या जो 8 है वो सेट ए के अंदर है, 8 ए के अंदर कहीं आपको नजर नहीं आ रहा, तो यानी कि 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको इस तरह से दिखाया जाएगा। 0 क्या ए के अंदर है, नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। 4 देखो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है क्या, बिल्कुल, तो 2 बिलोंग टू ए। 10 नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, राइट दी फॉलोइंग सेट
इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरह से जब कहानी लिख दी जाती है, मतलब एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दी जाती है, ठीक है, तो इस तरह के जो तरीका है ना, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। हम जब हर एक एलिमेंट कोमा लगा के लिखते हैं ब्रेसेस के अंदर, उसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्म भी मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है अपने को रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, उसमें लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो सेट ए है उसके अंदर क्या आएगा, एक्स, कोई एलिमेंट एक्स आएगा, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स कोई इंटीजर होना चाहिए, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 7। ठीक है, तो अब आप बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर, ठीक है, सेट ए लिखना है और इसके अंदर क्या आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट जो कि इंटीजर हैं और -3 से बड़े या बराबर हैं और 7 से छोटे हैं, तो मतलब वही इंटीजर हमें लिखने जो -3 से बड़े या बराबर और 7 से छोटे हैं। तो -3 के बराबर होगा, ठीक है, फिर -2 उससे बड़ा, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 7 को आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, 7 तक नहीं जाना आपको। तो ये हो गई उन इंटीजर्स की लिस्ट। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, बी कोई सेट है जहां पर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें वो सारे नेचुरल नंबर लिख देने हैं जो 6 से छोटे हैं। ठीक है ना, x आएगा, x की जगह क्या, नेचुरल नंबर। 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 6 नहीं लिखोगे क्योंकि 6 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, सी जो है इसमें क्या है, ठीक है, सी की बात कर लेते हैं। देखो इसमें है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हमें 2 डिजिट वाले सारे के सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनका सम जो है वो 8 होता है। तो 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 वाली लाइन में देखो 1 और 7, 17 हो जाएगा एक, क्योंकि सम 8 होना चाहिए ना, ये भी याद रखना है आपको कि सम जो है वो 8 होना चाहिए। तो 7 और 1 8 डिजिट का सम निकालोगे, 7 + 1 8 मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर 2 की लाइन में क्या हो जाएगा, 2 और 6 8 होता है, मतलब 26। फिर 3 की लाइन में 3 5 8 होता है, ठीक है, 4 4 8 होता है यानी 44। 5 की लाइन में 5 3 8 यानी 53, 6 2 8 यानी 62, 7 1 8 यानी 71 और 8 0, इसके आगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वो 2 डिजिट वाले नंबर हैं जिनका सम, डिजिट का सम जिनके 8 है। क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं सर। पार्ट डी की बात करते हैं। कैमरे में आ रहा है क्या ये, हाँ ठीक है। पार्ट डी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर हु विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, मतलब हमें ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 60 को डिवाइड कर सकते हैं, सीधा सा लॉजिक है। ठीक, चलो ठीक है, देखो प्राइम नंबर आप जानते हैं वो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है, तो पहले प्राइम नंबर मिलेगा 2, क्या 2 60 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फिर मिलेगा 3, क्या 3 60 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फिर मिलेगा 5, क्या 5 60 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद जो प्राइम नंबर हैं, 7 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 11 भी कोई और नहीं कर पाएगा, मतलब 2 3 5। ठीक है, यही वो प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी प्राइम नंबर हैं वो 60 को डिवाइड नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये हो गया ए, मतलब 1 से लेके 4 तक। पांचवा हिस्सा देख लें हम। पांचवा हिस्सा क्या है, ई कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड दिस, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसके, पांचवा हिस्सा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके सभी लेटर्स का सेट बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे हम कोई भी लेटर रिपीट नहीं करते हैं, मतलब ये सारे के सारे लेटर हम कोमा लगा के लिख देंगे। जो लेटर एक से ज़्यादा बार आएगा उसको एक बार ही लिखना है, ऑर्डर का फर्क नहीं होता, कोई भी लेटर पहले लिखो कोई बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे पहले टी लिख दिया, फिर आर लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर जी लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया, ओ दोबारा आ गया नहीं लिखोगे, एम अभी तक नहीं लिखा है, ठीक है, फिर ई आ गया, ठीक है,
फिर टी आया, टी लिख चुके हैं, फिर आर आया, आर भी लिख चुके हैं, फिर वाई। ठीक है, ये हो गया। पांचवा पार्ट भी समझ में आ गया, देख लेना कोई छूट गया हो तो, मतलब लॉजिक सेम रहेगा। अगला देखो छठा, बस इतना रखना, कोई चीज़ दो बार नहीं लिखोगे। हालांकि दो बार लिख दिया जाए तो उसको गलत नहीं माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन लिखना नहीं चाहिए। जब एक बार में काम चल रहा है तो दो में क्यों लिखे दो बार हम उसको, ठीक। अब क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ठीक है, बेटर जो है इसके जो लेटर्स हैं उन सभी का सेट। ठीक है, नाम क्या दिया गया है, तो यहाँ पे आ गया बी, फिर ई, डबल टी की जगह सिंगल टी लिखोगे, फिर ई लिख चुके हो आर, ये हो गया। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है, देखो अब यहाँ पर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये टेबुलर फॉर्म में है पहले से। ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक हुई, ये वाला ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इनको हमें लिखना है, चलिए लिखते हैं। मैं खुद ही नाम दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले को नाम दे दिया चलो सेट ए का। ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है, 3 6 9 12। तो क्या 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा। तो हम बोलते हैं कि चलो ये जो एलिमेंट है अगर ये x के बराबर हो, यानी x की वैल्यू हो, तो x असलियत में कैसे आएगा। पहला नंबर कैसे आया 3 इंटू 1, दूसरा नंबर कैसे आया 3 इंटू 2, यानी कि 3 इंटू में कुछ नंबर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 इंटू 1 करोगे 3 मिल जाएगा, 3 इंटू एन की जगह 2 रख दो 6 मिल जाएगा, n की जगह 3 रखो, 3 इंटू 3 9 मिल जाएगा, n की जगह 4 रखो, 3 इंटू 4 12 मिल जाएगा। मतलब क्या है कि x जो है वो 3 इंटू एन है, वेयर n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। फिर से चाहो तो चेक कर लो, n की वैल्यू 1 रखोगे 3 इंटू 1 3 मिल जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे n की जगह, ठीक है, जो n है इसकी जगह 2 रखोगे 6 मिल जाएगा, 3 रखोगे 9 मिल जाएगा, 4 रखोगे 12 मिल जाएगा। मतलब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 4 तक। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं अभी, या रहने ही दो। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, 2 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो भाई, सेकंड में जो सेट है उसको मैं बी का नाम दे रहा हूँ। मैंने लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू, x क्या, देखो ध्यान से देखो, क्या ये 2 की पावर 1 2 होता है, बिल्कुल। क्या 2 की पावर 2 4 होता है, क्या 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। मतलब क्या कि जो ये एलिमेंट है इनको अगर मैं x बोल रहा हूँ तो x असलियत में 2 की पावर समथिंग है, उसको मैंने n बोल दिया। वेयर n इज इक्वल टू क्या, 2 की पावर 1 2 होता है, n की जगह 2 रखोगे 4 मिल जाएगा, n की जगह 3 रखोगे 8 मिल जाएगा, 4 रखोगे 16 मिल जाएगा, 5 रखोगे 32 मिल जाएगा। उससे आगे जाना नहीं अपने को। क्लियर हो गया इतना, कमेंट में बताते रहना यार, क्लियर हो गया ना। ठीक है, कमेंट करते हो तो मुझे पता लगता है भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं। चलो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी इजी है। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर चल रही है, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4 है ना। तो ये हो गया x इज इक्वल टू x, सॉरी x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू कहाँ तक गया है, 5 की पावर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, थर्ड की बात करें अगर हम, सॉरी थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ की बात करें अगर हम, चलो इसको मैंने डी बोल दिया। यहाँ पर क्या है 2 4 6 फिर 8 फिर 10 ऐसे चलता जा रहा है ये, मतलब तो x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि 2 का टेबल चल रहा है 2n, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 लगा दो, यानी आगे बढ़ता जाएगा। n की जगह 1 रखोगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 रखोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 रखोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर आगे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई हो तो चलो पांचवा भी कर ही लेते हैं। यहीं पे ये बोल दे रहा हूँ मैं, क्या चीज़ दिख रही है आपको यहाँ पर, ध्यान से देखो, 1 है फिर 4 है फिर 9 है, लास्ट में 100 है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये स्क्वायर लिखे हुए हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह से आगे चलते चलते 10 का स्क्वायर 100। तो यानी कि ये क्या है,
x इज इक्वल टू n का स्क्वायर है वेयर चाहे आप तो n बराबर 1 2 3 ऐसे 10 तक लिखो, या फिर ऐसे लिख दो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है कि भाई यहाँ पे n का स्क्वायर है x, जहाँ पे n अपनी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज कर सकता है 1 से लेके 10 तक, और n क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना। चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पांचवे की बात कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवे में कह रहा है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब फिर से यार हमें वही करना है कि भाई इनके एलिमेंट की लिस्ट बना देनी है। ठीक है, पहले पार्ट में देखो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x एक ऑड नेचुरल नंबर है तो पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, कहाँ तक है ये तो बढ़ता ही जा रहा है, कोई लिमिट तो बताएगी नहीं कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसको डैश 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 लगा के छोड़ दो। ठीक है, फिर दूसरे की बात करें हम बी पार्ट की, इसमें क्या है x इज एन इंटीजर, जहाँ पर x जो है वो बड़ा होना चाहिए -1/2 से और छोटा होना चाहिए 9/2 से। ध्यान से देखना इसको, अगर मैं आपको सिंपली नंबर लाइन पे थोड़ा सा विजुलाइज कराऊं तो ये 9/2 समझते हो ना, 4.5, चाहे 9.2 बोलो या 4.5 बोलो, और यहाँ पे है -1/2 समझते हो ना, -0.5। ठीक है, तो 4.5 इसी के बीच की चीजें लेनी है हमें। तो इसके बीच में इंटीजर्स क्या होंगे, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं -1 बाहर निकल गया होगा, इससे पहले क्या आ रहा होगा, इससे पहले आ रहा होगा 0 1 2 3 4, है ना। तो इनके बीच में क्या क्या चीजें आ रही हैं, 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, क्योंकि हमें वही इंटीजर्स लिखने थे जो इनके बीच में आ रहे हों, इससे बड़े हों इससे छोटे हों। ठीक, क्लियर हो गया पहला। दूसरा थर्ड पार्ट की बात कर लें। यहाँ पे क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर जो होना चाहिए वो 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब हमें वो इंटीजर लिखने हैं, ठीक है, हमें वो इंटीजर लिखने हैं सर थर्ड पार्ट में जहाँ पर उनका स्क्वायर या तो 4 आ जाए या 4 से छोटा रहे। तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा 4 के बराबर, -1 का स्क्वायर 1 होगा 4 से छोटा है, 0 का स्क्वायर 0 होगा 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यही है वो सारे इंटीजर्स। ठीक है ना, क्लियर हो गया, थर्ड पार्ट तक क्लियर है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड डिसलॉयल। ठीक है, तो यहां से यार डी पार्ट में, ठीक है, लेटर आ गया L O फिर Y फिर A, L तो लिखा ही हुआ है तो लास्ट वाला मत लिखो। पांचवें पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आ गया E, X इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज किस मंथ में नहीं होते हैं, फरवरी में नहीं होते। ठीक है, आपको ये आता होगा, बचपन में सिखाया गया होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से हम गिनते हैं। ठीक है, अगर आपको कैमरे बिल्कुल सही नजर आ रहा तो जो ये उभार वाला हिस्सा है अंगुली वाला, जो ये ऊपर ऊपर आएगा इस पर 31 डेज होते हैं, जो खड्डे में आएगा नीचे उस पर नहीं होते। जैसे यहाँ से गिनना चालू करो, जनवरी यानी 31 डेज, फरवरी में 31 नहीं होंगे, फिर मार्च में 31 डेज, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, जो जो ऊपर आएगा ऐसे। ठीक है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, जो ऊपर आ रहा है उसमें 31 डेज होंगे, जो नीचे आ रहा है उसमें 30 होंगे, फरवरी को छोड़ के। फरवरी में लीप ईयर में 29 या फिर सिंपल ईयर में 28। तो इस तरह से देखें तो जनवरी ऊपर आया 31 होंगे, फिर फरवरी, ठीक है, 31 नहीं होंगे, हमें वही लिखने में 31 नहीं है, फिर मार्च में, ठीक है, उसके बाद अप्रैल, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा अप्रैल, उसके बाद मई में 31, फिर जून, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल फिर मई फिर जून फिर जुलाई अगस्त में 31, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि सितंबर और नवंबर। ठीक है, ये वो मंथ हैं, 5 मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते। क्लियर हो गया। फिर हम बात करें अगर छठे पार्ट की, ठीक है, ये 5वां हिस्सा था, ठीक है, 5वां हो गया। अब छठे की बात करें, इसमें क्या x सच दैट x इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें
एफ में ऐसे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट में जो प्रीसीड्स है के पहले आते हैं, सारे के सारे कॉन्सोनेंट। अच्छा वोवेल्स आप जानते हो ना, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये तो वोवेल्स हैं, इनकी तो बात ही नहीं की जा रही। हमें कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो के से पहले आते हों, ठीक है। तो देखो ए तो आएगा नहीं, बी के से पहले आता है, ए बी, ए तो कॉन्सोनेंट था इसलिए लिखा नहीं, फिर सी, फिर डी, फिर ई वोवेल्स है नहीं लिखेंगे, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई वोवेल है नहीं लिखेंगे, फिर जे, उसके बाद के आएगा, लेकिन के नहीं लिखना है क्योंकि के से पहले वाली चीज़ें लिखनी थी, तो के भी नहीं लिख सकते ना। तो ये सारे वो कॉन्सोनेंट है जो के को प्रीसीड करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया पांचवा क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जरा छठे क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमें मैचिंग करनी है, ठीक है। एक तरफ देखो टेबुलर फॉर्म है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, हमें इनकी मैच करनी है। तो पहला क्या है 1 2 3 6, ठीक है। 1 2 3 6 क्या होगा, ठीक है, ये सी पार्ट से x इज अ नेचुरल नंबर डिवीजर ऑफ 6। 1 2 3 6 में सारे के सारे देखो नेचुरल नंबर है जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, तो पहला जो है वो किससे मैच हो जाएगा, सी पार्ट से, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं तो इसमें 2 और 3 है, 2 और 3 देखो प्राइम नंबर है जो कि 6 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसका मैच हो जाएगा इससे, ठीक है। 2 3 क्या है, प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, तो जो सेकंड पार्ट है इसकी मैचिंग हो जाएगी पार्ट ए से, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं थर्ड हिस्से की, तो देखते ही पता लग रहा है ये मैथमेटिक्स के लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो थर्ड वाला जो है वो मैच हो जाएगा डी से, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोर्थ पार्ट की तो 1 3 5 7 9, ठीक है, ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं जो कि 10 से छोटे हैं, ठीक है ना, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो थर्ड के बाद सॉरी फोर्थ जो है वो किससे मैच हो गया, बी से। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है, फोर्थ हो गया बी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको 1.1 समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम 1.2 का बेसिक देखेंगे, यानी 1.2 को सॉल्व करने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, यानी कि 1.2 और 1.1 के बीच में जो आपके एनसीईआरटी में बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन सभी को मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।